Good morning, students. Today we are going to start the pollution in environmental science subject. इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे कि पोल्यूशन की क्या डेफिनेशन है और एयर पोल्यूशन कैसे होता है, इसके और क्या-क्या कारण हैं, इसके क्या प्रभाव हैं और ह्यूमन बिहेवियर्स में क्या चेंज आता है एयर पोल्यूशन से, उसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिचर्ड कार्सन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वी स्प्रे आवर एल्म्स एंड द फॉलोइंग स्प्रिंग्स ट्रीज आर साइलेंट ऑफ रॉबिन सॉन्ग not because we sprayed the robins directly but because the poison traveled step by step through the now familiar elm earthworm robin cycle। ये जो स्टेटमेंट है, ये कोटेशन है रिचल कार्सन की बुक जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, उससे लिया गया है। साइलेंट स्प्रिंग को रिचल कार्सन ने 1962 में पब्लिश किया था और 1962 के बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, क्योंकि इस बुक ने एक कंट्रोवर्सी को इंस्पायर किया कि दैट हैज़ इनिशिएटेड अ मेजर चेंज इन थिंकिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड other toxic chemicals. Now, if we say what is the pollution, pollution को एक definition अगर हम दें तो वो क्या हो सकती है कि it is the effect of undesirable changes in our surroundings that have harmful effects on plants, animals and human beings. सेकंड, अगर हम इसकी बात करेंगे पॉल्यूशन क्या है, ऐसे हमारे चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, चाहे वो प्लांट का हो, एनिमल्स का हो, ह्यूमन बींग्स का हो, उसमें अनडिजायरेबल जो चेंजेस हैं वो पॉल्यूशन है। मीन्स अगर हम देखें कि दिस अकर व्हेन ओनली शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स आर मेड एट कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बेनिफिट्स फॉर द ह्यूमैनिटी, नो नेचुरल phenomenon has led to greater ecological changes that have been made by mankind। कुछ समय के बाद अब हमने देखा है कि हमारी जो एयर है, वाटर है, लैंड है, जिस पे हमारी लाइफ निर्भर करती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट से भरी हुई है और बहुत सारी उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूटेंट्स जैसे कि सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैसेस फॉर्म में हो, तो हमारी जो नेचर में उपस्थित है, तो उसके कारण ह्यूमन एक्टिविटीज के होने के कारण हमारे इन्वायरमेंट को उससे नुकसान पहुंचे। An average human requires about 12 kg of air each day। अगर डेटा की बात करें, हर मनुष्य को 12 किलो वायु प्रतिदिन आवश्यक होती है, जो कि लगभग 12 से 15 टाइम्स ग्रेटर देन है जो हम खाना खाते हैं। हमारे खाने से लगभग 12 और 15 गुना अधिक हमें वायु की आवश्यकता होती है। अगर इस वायु में पॉल्यूटेंट्स जिसको हम कहते हैं, इवन स्मॉल कंसेंट्रेशन पॉल्यूटेंट इन द एयर becomes more significant in comparison to the similar levels present in the food। pollutants की अगर बात करें, pollutants वाटर में अलग अलग सिस्टम से हो सकता है। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से pollutants को क्लासिफाई किया जा सकता है जो कि डिग्रेडेबल हो, ये जिनको हम नॉन परसिस्टेंट pollutants कहते हैं, जो these can be repeatedly broken down by the natural process, like we know there are domestic sewages, डिस्कार्टेड वेजिटेबल्स जो डिग्रेड हो सकते हैं इजीली। दूसरा जो स्लोली डिग्रेडेबल है, जो या परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट्स दैट रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर मेनी इयर्स इन एन अनचेंज्ड कंडीशन। और इस प्रकार के पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करने के लिए सालों और डिकेड्स लग जाते हैं और लॉन्गर टू डिग्रेड। डीडीटी है उसमें एग्जाम्पल, और जितने प्लास्टिक्स हैं वो स्लोली डिग्रेडेबल होते हैं। और द लास्ट वन इज नॉन डिग्रेडेबल। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेड नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। वंस दे आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, दे आर डिफिकल्ट टू इरेडिकेट एंड कंटिन्यू टू अक्यूमुलेट। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि लेड है, मरकरी है, अगर ये इन्वायरमेंट में आ गए
तो वर्षों के बाद भी नेचुरल प्रोसेसेस से ये डिग्रेड नहीं होते, इसलिए इसको नॉन डिग्रेडेबल कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले पॉल्यूशन में आता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की क्या हिस्ट्री रही है, सबसे हम पहले इसकी बात करते हैं। हिप्पोक्रेटस हैज मेंशन्ड एयर पॉल्यूशन इन 400 बीसी। अगर शुरुआत की बात करें 400 बिफोर क्राइस्ट, हिप्पोक्रेट्स ने को देखा कि कुछ ऐसा पॉल्यूशन जो एयर को चेंज कर देता है, उसको बोला उन्होंने एयर पॉल्यूशन। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रॉब्लम। अगर इसकी प्रॉब्लम की बात करें 700 वर्ष पहले इसको पहचाना गया जब लंदन में स्मोक पॉल्यूशन हुआ था, which prompted King Edward फर्स्ट to make the first anti pollution law। तो इंग्लैंड में किंग एडवर्ड द्वारा सबसे पहले एक नियम बनाया गया to restrict people for coal for from using coal for domestic heating in an year 1273। 1273 में किंग एडवर्ड ने जो डोमेस्टिक हीटिंग के लिए कोल को जलाने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया लोगों को और एक नियम बनाया। इन द ईयर 300 एक नया एक्ट आया जिसने द बैनिंग ऑफ यूज ऑफ कोल और पास्ट, कोयले को जलाने के लिए बैन लगा दिया गया और इस प्रकार के लॉ को डिफाई करने वाले को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया। कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा मुकर्रर की गई। लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ दीज दिस काइंड ऑफ लॉस द एयर पॉल्यूशन बिकम सीरियस प्रॉब्लम इन लंदन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ड्यू टू द यूज ऑफ कोल इन इंडस्ट्री। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था लंदन में, कोयले को एज अ हीट सोर्स यूज किया गया, तो उसके बाद जो डिजास्टर हुआ लंदन स्मोक में लगभग 1952 में 1952 में, जिससे कि लगभग 4000 से अधिक मौतें हुई थी। क्यों हुआ? क्योंकि द एक्यूमुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशंस ओवर द सिटी फॉर 5 डेज, 5 दिन तक लगातार इस तरीके से अगर हम देखें तो लंदन में एयर पोल्यूशन फैला हुआ था। इसको हम कह रहे हैं a disaster। That disaster was occurred in London due to the London smoke। Smog is the combination of smoke and fog। 1952 में ये घटना घटी थी और जिससे कि एयर पोल्यूशन के लिए कंसर्न पैदा हुआ। In Europe, around the middle of the 19th century, a black form of the peppered moth was noticed in industrial areas. Usually, the normal peppered moth is well camouflaged on a clean lichen covered trees। तो इस तरीके से इसकी केस स्टडी हमने देखी। एयर पॉल्यूशन begins to increase in the beginning of the 12th 20th century with the development of the transportation system। क्योंकि जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ा, जिसमें पेट्रोल और डीजल की आवश्यकताएं बढ़ती रहीं, एयर पोल्यूशन बढ़ते रहा। फोटोकेमिकल जो फॉग है वो शुरुआत हुई थी, जिसको हम स्मॉग कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग। वो जितने भी डीजल्स और पेट्रोल इंजन्स होते हैं उसके जो अनकम्बस्ट मटेरियल है, कंबशन रेजिड्यूज जो हैं, उससे हुआ। और ये लगभग फर्स्ट टाइम लॉस एंजल्स में इसको रिकॉर्ड किया गया, जिसको फोटोकेमिकल स्मॉग हम कहते हैं। पॉल्यूशन ड्यू टू ऑटो एग्जॉस्ट रिमेन सीरियस एनवायरमेंटल इश्यूज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। भारत की अगर बात करें तो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 में पास किया गया और मोटर व्हीकल एक्ट जो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने का एक माध्यम था, उसको अप्लाई किया गया। तो इसका मतलब ये है जहाँ एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन एक ऐसा इतिहास में एक ऐसा दिन जो ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें एयर पोल्यूशन की वजह से खास तौर पे भोपाल की ट्रेजेडी की हम बात करें तो एक्सट्रीमली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस एक्सीडेंटली रिलीज हुई थी यूनियन कार्बाइड्स की पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से 3 दिसंबर की रात को, और जिससे आज तक वहाँ के जो लोग हैं प्रभावित हैं। द इफेक्ट्स ऑफ दिस डिजास्टर ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड द सॉइल आर फेल्ट इवन टुडे। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, if we find out, if we look at the structure of the environment atmosphere, we says that 79%
it is a nitrogen containing, 20% oxygen containing, 1% the mixture of carbon dioxide, water vapors and trace amounts of several other gases like जो कि इनर्ट होते हैं, नियोन है, हीलियम है, मीथेन इसमें आ गया, क्रेप्टन, हाइड्रोजन एंड जिनॉन. The general structure of the of the atmosphere has several important features that have relevance to environmental problems. If we divide our atmosphere, we can divide it up to 5 different types of layers. सबसे पहले 0 से लेके 8 किलोमीटर की रेंज तक ट्रोपोस्फेयर रहता है. फिर 8 से 50 किलोमीटर की रेंज पर स्ट्रेटोस्फेयर रहता है. 50 से 80 किलोमीटर की रेंज पर मेसोस्फेयर रहता है. 80 टू 400 किलोमीटर का जो रेंज है वो थर्मोस्फेयर है. और मोर देन 400 किलोमीटर्स का जो एरिया है वो एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है. इफ यू फाइंड कि इस हमारे इस पृथ्वी की इस ग्लोब की एक सर्टेन एरिया पर कि कौन कौन सी चीज कहाँ पे होती है, तो हम इसको देख सकते हैं. जितने भी हमारे एरोप्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में, जहाँ पे ओजोन लेयर भी है वहाँ पे उड़ते हैं. मेटेरॉइड्स मेटेराइट्स जो है वो मेसोस्फेयर में उड़ते हैं. ऑरोरा जो लाइट्स होती हैं वो थर्मोस्फेयर में, और उसके अपर वाली स्फेयर में जहाँ पे स्पेस शटल रहते हैं वो एक्सोस्फेयर में रहते हैं. अगर हम ऊपर से बढ़ते हुए टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर कम होते जाता है. एक जो पॉज होता है, ट्रोपोपॉज जिसे हम कहते हैं, उस एरिया में कांस्टेंट है टेम्परेचर. फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और फिर उस पॉज में कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर. फिर मेसोस्फेयर में टेम्परेचर घटना शुरू होता है. फिर एक कंसेंट माइनस में चला जाता है. मेसोस्फेयर से ऊपर का टेम्परेचर -90 कांस्टेंट रहता है -90 का. फिर एक्सेस अमाउंट में ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है. दूसरे तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं. ट्रोपोस्फेयर हमारे पास है जिसमें बादल के गरजना बरसना, इसके ऊपर का जो लेयर है, इसके बादलों के ऊपर एरोप्लेन चलते हैं और जेट यहाँ पे ट्रेवल करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे. मीजोस्फेयर पे जो हम जानते हैं स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो लेयर है वहाँ पे ओजोन लेयर भी पाई जाती है. मीजोस्फेयर पे हमने पहले ही बात कही, मेटेरोइड्स इस पे रहते हैं. और थर्मोस्फेयर पे हमारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो रहते हैं. और जो कार्बन लाइन है उसके ऊपर एक्सोस्फेयर रहता है. और फाइनली अगर हम स्पेस शटल की बात करें तो वो एक्सोस्फेयर रेंज पे रहते हैं. इसको हमने डिवाइड किया है एटमॉस्फेयर को 5 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, सेक्शन में. तो सबसे नीचे वाली लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है हमारे पास मीजोस्फेयर, फिर हमारे पास थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट इज एक्सोस्फेयर. इसको समटाइम्स आइनोस्फेयर भी हम यहाँ पे बोलते हैं. बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन के लिए किस प्रकार के सोर्स होंगे, क्या उसकी डेफिनेशन होगी. एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं? Yeah, it is the due to the presence of undesirable solids, gaseous particles in the air in quantities that are harmful to human health. इतना अगर environment में undesirable solid रहे जो human health के लिए harmful है, तो उसे हम air pollution कहेंगे. Air may get polluted by natural causes such as volcanoes, which releases ash, dust, sulfur and other gases. या नेचुरली फॉरेस्ट में अगर फायर लग जाती है और जो कि नेचुरल लाइटनिंग की वजह से होता है तो एयर पोल्यूशन हो सकता है. एंड अनलाइक पोल्यूटेंट्स फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज, नेचुरल अगरिंग पोल्यूटेंट्स टेंड टू रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर द शॉर्ट टाइम. और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक चेंज, परमानेंट चेंज नहीं आता है. पोल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली अनआइडेंटिफिएबल सोर्स से प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या ह्यूमन एक्टिविटीज से हो, उनको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या हो सकते हैं? इमिशंस फॉर द व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज. और नेचुरल इवेंट्स क्या है? डस्ट स्टॉर्म्स है, वोल्केनिक इरप्शंस. तो जो आइडेंटिफिएबल सोर्सेज हैं जिनको हमें पता है कि वोल्केनो से ऐश निकलेगी, डस्ट निकलेगी, तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आता है. इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी, खास तौर पे जो 90% हमारे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं वो हैं कार्बन ऑक्साइड्स, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको हम शॉर्ट में VOCs कहते हैं,
और बहुत अधिक जो खास तौर पर हाइड्रोकार्बन्स हैं, एसपीएम suspended particulate matters हैं. These are the pollutants which contribute almost 90% of the global air pollution. And ऐसे pollutants जो एटमॉस्फेयर पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, जब कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं किसके साथ, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के साथ, तब वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहे जाते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। तो ये हमारे एयर पोल्यूशन की बात रही, जिसमें दो पोल्यूटेंट्स हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स विच इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइबल सोर्स, सेकेंड है कुछ पता नहीं कहाँ से कौन सी रिएक्शन हो रही, बट पोल्यूटेंट्स की तरह बिहेव कर रहा है। ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट का सोर्स था। हमने देखा कि जो हमारे पास व्हीकल्स थे, रेगुलर एग्जॉस्ट था, जिसमें कंबशन हो रहा था, और वो इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो उसमें से जो गैसेस निकलेंगी वो इन्वायरमेंट में जाएंगी। फैक्ट्री जितने भी हैं, स्टेशनरी जो है, कि फैक्ट्री तो एक जगह पे है, कार जो है, मोबाइल है, वो मूव कर रही है, तो वहां से जितने भी चीजें मिलेंगी, क्या क्या मिलेंगी, कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और नेचुरल सोर्स हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो कि नॉन सोर्सेज से निकल रहे हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की केमिकल रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट बनाकर नए पॉल्यूटेंट्स दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन के साथ, मुझे हम कहेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जिसमें कि नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फर के ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स, PAN, एंड मोस्ट नाइट्राइट्स एंड सल्फाइड आयंस और डिफरेंट सॉल्ट्स हैं। ये आइडेंटिफिएबल जो सोर्स है उनके साथ केमिकल रिएक्शन करके बनता है। ये हमारी टाइप्स हो गई। सोर्सेज, अगर हम इंडोर एयर पॉल्यूशन की सोर्सेज की बात करें तो घर के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, उससे हमारे सामने थ्रेट हो सकती है, एयर पोल्यूशन हो सकता है। पैराडाइक्लोरोबेंजीन है, टेट्राक्लोरोइथाइलिन है, क्योंकि एयर फ्रेशनर हम यूज करते हैं तो मूथ बॉल क्रिस्टल्स यूज करते हैं, कैंसर का कॉज हो सकता है। ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड फ्यूम्स हम यूज करते हैं क्लोथ्स के लिए, तो हमारे शरीर के नर्व डिसऑर्डर को चेंज डैमेज कर देता है, लीवर को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज कर देता है। फॉर्मेल्डिहाइड अगर हमारे घर के अंदर होगा, फर्नीचर जो स्टफिंग होती है, फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है, पैनलिंग होती है, पार्टिकल बोर्ड्स होते हैं, फोम इंसुलेशन होती है। फॉर्मेल्डिहाइड से इरिटेशन होगी आई में, थ्रोट में, स्किन में, लंग्स में, नोसिया हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगी। स्टायरीन, हमें कारपेट जो हमारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें स्टायरीन होता है, और उसके खतरनाक कंडीशन ये हो सकती है तो किडनी और लीवर डैमेज हो सकता है। बेंजो अल्फापायरिन, ऐसा सोर्स जो टबाको स्मोक से आता है, वुड स्टोव से मिलता है, हमें लंग कैंसर हो सकता है। रेडॉन, जो रेडियो एक्टिव सॉइल अगर होगी जहाँ पे घर बने हैं, रॉक सराउंडिंग फाउंडेशन होगी, वाटर सप्लाई से मिलेगा तो लंग कैंसर होने की संभावना है रेडॉन 222 से। टोबैको स्मोक अगर सिगरेट से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स और हार्ट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिथाइलिन क्लोराइड जो कि पेंट्स में हमें मिलता है, थिनर्स में होता है, मिथाइलिन क्लोराइड, वो नर्व डिसऑर्डर को देता है, डायबिटिक्स को बढ़ाता है। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, अलग अलग सोर्सेज से कार्बन डाइऑक्साइड निकले, मोनोऑक्साइड निकलेगी, जो फर्नेस हमारे फॉल्ट है, प्रॉब्लम इन कम्बशन इनकम्प्लीट होता है। अनइवेंटेड गैस स्टोव्स हैं, कैरोसिन हीटर्स हैं, वुड स्टोव्स हैं, इससे हेडेक होगा, डॉजीनेस आएगी, इरेगुलर हार्ट बीट्स होंगी, इवन दैट कैन कॉज अप टू द डेथ ऑल्सो। इफ यू टॉक अबाउट द एस्बेस्टस, जो कि पाइप इंसुलेशन से, विनाइल सीलिंग से और फ्लोर टाइल्स से होता है, इसका थ्रेट ये है कि लंग डिजीज हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है एस्बेस्टस से। पार्टिकुलेट्स की बात करें जिसका सोर्स है पोलिन एंड पेट डेंडर, डस्ट बाइट्स, कुकिंग स्मोक पार्टिकल्स, इसकी थ्रेट ये है, इरिटेटिंग लंग्स हैं, अस्थमा अटैक है, आई इची आईज हैं, और रनिंग नोज हमारे मिल होती है। तो लंग डिजीज जो है, जिसको हम पार्टिकुलेट की बात करते हैं, जो एक तरीके से अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होते हैं अनवेंटेड जो गैस स्टोव्स हैं, कैरोसिन से, हीटर से, वुड स्टॉक से, तो वो लंग्स को इरिटेट करेंगे, चिल्ड्रंस को कोल्ड हो सकता है, हेडेक हो सकता है। एरोसोल स्प्रे जो कि 1 ट्राइक्लोरोइथेन से बनता है, जो थ्रेट्स इसकी हैं, डिजीनेस है, इरेगुलर बाथिंग है। एंड फाइनली द क्लोरोफॉर्म, इट इज सोर्स्ड बाय द क्लोरीन ट्रीटेड वाटर इन द हॉट शावर, इट कैन कॉज पॉसिबल थ्रेटेज
थ्रेट इज़ कैंसर। दीज़ आर द इंडोर एयर पॉल्यूशन जो हम कभी ध्यान भी नहीं देते हैं, जिनका कभी हमने सोचा भी नहीं होता है, वो भी हमारे हमें कितना नुकसान पहुँचाते हैं, ये उसका एक एग्ज़ाम्पल है। आउटडोर में एयर पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो ओज़ोन सबसे पहले आता है, हम जानते हैं। ओज़ोन अर्थ की अपर लेयर और लोअर लेयर में दोनों में पाया जाता है। अपर लेयर में ये हमें अर्थ से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन लोअर लेयर पे ये इट एक्ट्स एज़ अ पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करता है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को इन्फेक्ट करता है। हाई रेडिएशन आई की इरिटेशन पैदा करता है, कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, नौसिया होता है, व्हीज़िंग इसमें आती है और हेडेक्स। ये प्रोड्यूस कैसे होगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कंबाइन करते हैं और ये ओज़ोन को प्रोड्यूस करते हैं और लोअर लेयर में सरफेस में ओज़ोन हार्मफुल है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस जो कलरलेस है, ऑडरलेस है, टॉक्सिक है एंड कब प्रोड्यूस होती है? जब नेचुरल गैस ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलती है, जब नेचुरल गैस कोल और वुड इनकम्प्लीट बर्न होता है या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं जो कि इनकम्प्लीट बर्न होता है, तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है। फ्यूल से का कॉम्बिनेशन हुआ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड निकली, प्लस वाटर निकलता है, तो वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है और प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ-साथ इनका एनवायरनमेंट में एक इम्पैक्ट है। व्हीकल्स आर आल्सो प्योरली मेंटेन्ड। अगर गाड़ियाँ अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं हुई, यानी ग्रेट पॉपुलेशन कंट्रोल इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का खास तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड का इसमें रिलीज़ होना इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंक्लूड सिम्पटम्स हेडेक, फैटीग, फ्लू लाइक सिम्पटम्स इसमें होते हैं। एक्सपोज़र की हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड सिम्पटम्स में इम्पेयर्ड विज़न हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, फाइन मोटर स्किल्स, प्रॉब्लम विद फाइन मोटर स्किल्स एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन एट moderate to high levels. Carbon monoxide is a deadly gas which easily combines with the red blood cells and just take away the oxygen और जिससे इजीली आदमी जो डेडली फ्यूम्स होने के कारण ये it can cause up to the death. Now we have the sulfur dioxide. It was formed, it usually forms, it formed from the burning of coal containing जिसमें पायराइट्स होता है और ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर कंबाइन करती हैं। तो खास तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, जो हम जानते हैं वोल्केनिक एरप्शन से मिलती है। एसिड रेन बनेगी तो नाइट्रोजन के सल्फर ऑक्साइड भी बनते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं, तो सल्फर के ऑक्साइड H2SO4 को बनाने के लिए काम आते हैं। हमने देखा इसका परिणाम ये होता है कि जितने भी हमारे पास जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, स्टैच्यूज़ हैं, वो क्या होते हैं एसिड रेन की वजह से डिग्रेड होने शुरू हो जाते हैं और इनका इंडस्ट्रियल जो एग्जॉस्ट है वहाँ से ये रिलीज होके एनवायरनमेंट में आते हैं। इसकी अगर सिम्पटम्स की बात करें, सिम्पटम्स हैं रेस्पिरेटरी इलनेस, डिक्रीज्ड lung functions and aggravation of existing heart disease is the main cause with the air pollutant sulfur dioxide. नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करते हैं, ये बर्निंग ऑफ फ्यूल से प्रोड्यूस होते हैं। मेन कंपोनेंट है स्मॉग का, जिसमें कि कॉम्बिनेशन है स्मोक एंड फॉग का। इंडस्ट्रियल एरियाज में पाए जाते हैं, मोटर मोटर व्हीकल से इसका एग्जॉस्ट होता है। तो इसका जो एक्सपोजर है अगर ज़्यादा हो गया, आई इरिटेशन होगी, स्टफी नोज होगी, कफिंग होगी, सोर का थ्रोट होगा, लंग इन्फ्लेमेशन होगा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें। हम बात करते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और जिसमें हाइड्रोकार्बन्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो डेडली टॉक्सिक है, वो पोल्यूटेंट है लेड। वो लार्जली अनमॉनिटर्ड रहता है, जो कि व्हीकल से निकलता है, क्योंकि टेट्रा एथिल लेड व्हीकल में एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। इसी वजह से आज के समय में सीसा रहित पेट्रोल की मांग बढ़ रही है। हाई लेड लेवल्स may have reported in the ambient air in metropolitan cities। तो ये बातें लेड की या हाइड्रोकार्बन्स की जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं उसकी हैं। अब बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर की। पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? ऐसे छोटे-छोटे पार्ट्स जो एयर में रहते हैं, जिसमें सॉइल हो सकता है, सॉइल के छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन डस्ट हो सकती है, बाइट्स ऑफ टायर रबर्स हो सकते हैं, एस्बेस्टस जो ब्रेक लाइनिंग होती है उससे एस्बेस्टस से हो सकती है या वेहिकुलर एग्जॉस्ट से हो सकते हैं। अगर इसका एक्सपोज़र हो ह्यूमन नेचर पे, ह्यूमन पे, तो इरिटेशन होगी, इलनेस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और अनेक प्रकार के
कैंसर की तरफ ये लेके जाता है। अब अगर हम पार्टिकुलर मैटर की बात करें तो बहुत सारे होते हैं, एरोसोल है, मिस्ट है, डस्ट है, स्मोक है, फ्यूम्स हैं, प्लम्स हैं, फॉग है, स्मॉग है। इनकी अलग-अलग डेफिनिशंस हैं। ऐसे टर्म जो कि पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड एयर में, उनके लिए एरोसोल जनरल टर्म है। एरोसोल में अगर लिक्विड पार्टिकल आ गया, ड्रॉपलेट आ गया तो वो मिस्ट हो गया। उसमें हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड का मिस्ट हो सकता है। डस्ट किसे कहेंगे? एरोसोल में सॉलिड पार्टिकल हो गए जो कि एयर से ब्लो होके मिल रहे हैं, पार्टिकल थोड़ा बड़े हैं तो वो डस्ट हो गए। स्मोक की बात करें, ऐसे एरोसोल जिसमें सॉलिड पार्टिकल हैं जो कि सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल से मिक्स्ड है और केमिकल रिएक्शन जैसे फायर हो रही है तो उससे बनता है जो धुआं निकल रहा है उसको स्मोक कहते हैं। सिगरेट स्मोक है, स्मोक फ्रॉम बर्निंग गार्बेज है। फ्यूम की बात करेंगे, फ्यूम का मतलब है कि स्मोक बट ऑफन अप्लाइड स्पेसिफिकली टू एयरसोल प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ हॉट वेपर्स ऑफ मेटल्स। मेटल को जब बर्न करेंगे तो जो वेपर निकल रही है, अगर वो एयरसोल कंटेंट है तो वो फ्यूम्स कही जाएगी। जिंक लेड और फ्यूम लेड की फ्यूम्स की बात करेंगे। प्लम प्लम का मतलब है कि ज्योमेट्रिकल शेप और फॉर्म ऑफ द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज, जो वहाँ से चिमनी से निकल रही है वो जो पार्टिकल्स हैं उसको प्लम कहेंगे। फॉग है, जिस एरोसोल में वाटर ड्रॉपलेट कंटेन होगा उसको फॉग हम कहेंगे। स्मॉग की बात करते हैं और स्मॉग इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। How pollutants are formed from burning coal and oil leading to the industrial smoke? अगर हम शुरुआत करें, सल्फर कोयले में था, ऑयल में था, कार्बन कोयले में था, ऑयल में था। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें ऑक्सीजन देगा। बर्निंग कोल हुआ, ऑयल हुआ। कोयला जब जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अगर हमारे पास कोयला और ऑयल जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कंबाइंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, वाटर कॉम्बिनेशन हुआ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में अमोनिया के कॉम्बिनेशन हो तो अमोनियम सल्फेट बनता है। तो ये एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस, जिसमें कि कोयला और अगर फ्यूल को बर्न किया जाए, फ्यूल में डीजल पेट्रोल ऑयल की बात करेंगे तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट तक का एक इंडस्ट्रियल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल मैटर बन सकता है केमिकल रिएक्शन के बाद। बात करेंगे पॉल्यूटेंट्स में, नाइट्रोजन फ्यूल, नाइट्रोजन की बात करें जो फॉसिल फ्यूल की तरह बिहेव कर रहा है, बर्निंग होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने, ऑक्सीजन के संग कंबाइन करेगा, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड्स बनेंगे। नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड पीएन पर ऑक्सी नाइट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीएन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स। When this combines, nitrogen dioxide combines with water vapor and the presence of ultraviolet radiation, it turns into the nitric oxide and oxygen atom. When these two combine with oxygen, it turns into the ozone, and we know ozone at the lower layer is very harmful for human beings. And when ozone combines with volatile organic compounds, that further gives us peroxyacetyl nitrates, which are basic component for the फोटोकेमिकल स्मॉग। तो उसके साथ साथ अदर पोल्यूटेंट निकलते हैं। तो फोटोकेमिकल्स स्मॉग अगर प्रोड्यूस होता है तो शुरुआत यहाँ से होती है, जिसमें कि हम फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की बात करते हैं। दीज आर दी pollutants which that make up photochemical फोटोकेमिकल्स। तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनाने के लिए इस तरीके से फ्यूल्स का रिक्वायरमेंट, फ्यूल्स का बर्निंग रिस्पॉन्सिबल। This is the end of the first part of air pollution. If you like this lecture, please hit the like button, share it, and subscribe the Gurukulam Jyoti. Thank you.